हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्की मूव। आज हम क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव के आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि आप सीधे सीधे उन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती देखो सूक्ष्म जीव चलता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो आकार में बहुत छोटे हैं। इसीलिए उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप मतलब कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों को मोटे मोटे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर आपका कवक, जिसे हम फंजाई बोलते हैं। फिर आपका प्रोटोजोआ। चौथा है आपका शैवाल, जिसे हम एल्गे बोलते हैं। पांचवा आपका वायरस है, जिसे कि हिंदी में विषाणु बोलते हैं। लेकिन ये बाकी 4 वर्गों से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके इन्वायरमेंट में रहेगा, आपके वातावरण में रहेगा, बाहर एयर में रहेगा, तो ये जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि बाकी 4 आपके रह सकते हैं। बैक्टीरिया आपका हवा में जीवित रह सकता है, लेकिन वायरस नहीं रह सकता। इसलिए इसे आपकी बाकी चारों से अलग रखा गया है। विषाणु कब जीवित रहेगा? विषाणु हमेशा तभी जीवित रहेगा जब वह प्राणी के शरीर के अंदर है। ठीक है, इसलिए इसे हम अलग मानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में हमारे लिए क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते हैं। आपकी मम्मी रात को दूध लेती हैं, उस दूध को थोड़ा गर्म करती हैं, फिर उसमें चम्मच से लेके थोड़ी सी दही मिलाती है और आप देखते हो सुबह तक वो पूरा दूध एक दही में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो दही मिलाई गई है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, उसमें आपका लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, प्रजनन करेगा अपने आप का, और पूरे दूध को दही में तब्दील कर देगा। तो ये आपका जीवाणु की वजह से होता है। फिर आपका सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को ख़त्म करने में काम आते हैं। मतलब कि जैसे आपने कोई केला खाया और उसका जो छिलका है वो डाल दिया, आप देखोगे वो छिलका कुछ देर बाद गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उसके गलने और सड़ने के पीछे क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि सारे सूक्ष्म जीव उसके ऊपर आके अपना रिएक्शन करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि वो आपका मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ अगर पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन कवक से बनाई जाती है, जो कि आपकी बैक्टीरिया को मारने में काम आती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब भी बनाई जाती है, और वो कैसे बनती है? वो आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। यह नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं की मदद से होता है। उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है, जीवाणुओं को, शैवाल को, जो कि आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे अच्छे से आपके ग्रो कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में हमारी कैसे कैसे सहायता कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में क्या क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं और पौधों में भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे सूक्ष्म जीव क्या क्या बीमारियां, क्या क्या रोग पैदा करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, पहले हम बात करते हैं उन रोगों के बारे में जिनमें रोगी को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाएगा। पहला है आपका क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है आपका? क्षय रोग होता है आपका टीबी। तो टीबी किससे फैलता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से फैलेगा, और किसके थ्रू फैलता है? वायु के। मतलब कि अगर किसी को टीबी है और वो आपके वायु में क्या करे, खांसी हो जाए उसे, और आसपास जो भी व्यक्ति होगा वो जीवाणु वहाँ पे जाके क्या करेगा? बीमारियाँ फैलाएगा। दूसरा है आपका खसरा, जिसे हम इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। मीजल्स वायरस की वजह से होता है, मतलब विषाणु की वजह से होता है, और वो भी वायु में फैलता है।
तीसरा आपका चिकन पॉक्स आपका वायरस की वजह से होगा और वो भी सीधे वायु के संपर्क में आते ही फैल जाएगा। उसके बाद है पोलियो भी आपका वायरस मतलब विषाणु की वजह से होगा और वो भी वायु या फिर जल के तरीके से हर जगह फैल जाएगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, मतलब कि अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हैं अपने आसपास तो उनसे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है। पहला है आपका हैजा, जो कि आपके जीवाणु से होगा, बैक्टीरिया से होगा और उसका संचरण का क्या तरीका है, वो आपके जल या फिर भोजन से होगा, जो कि आपका स्वच्छ नहीं है। उसके बाद है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा, अगर आपका जल क्या है स्वच्छ नहीं है तो वो किससे होगा, आपके जीवाणु की मदद से होगा। उसके बाद देखते हैं जल की वजह से आपका क्या होगा, अगर स्वच्छ जल नहीं है तो आपका हेपेटाइटिस ए होगा, जो कि आपका वायरस फैलाता है। और उसे आप ट्रीट कैसे करेंगे, उबले हुए पानी का प्रयोग करके और टीकाकरण का यूज़ करके। टीकाकरण मतलब कि वैक्सीन लगवा के। उसके बाद आता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से आपको मलेरिया होगा। मलेरिया किससे होता है, एक मादा मच्छर से होता है जिसका नाम होता है एडिस एनोफिलिस। ये कैसे होगा, इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग करके, अच्छा भोजन खा के और कीटनाशक का छिड़काव करके। चलिए अब हम बात करते हैं कि पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो पादप के रोग में सबसे पहले आता है आपका नींबू कैंकर, जो कि आपके जीवाणु की वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, और उसका संचरण का तरीका वायु होगा। उसके बाद गेहूं की रस्ट आपकी कवक मतलब कि फंजाई की वजह से होगा और वो वायु एवं बीज की सहायता से दूसरे में फैलेगा। तीसरा है आपका भिंडी की पीत, जो कि आपका वायरस की वजह से होगा और कीट मतलब कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से फैलेगा। आइए अब बात करते हैं खाद्य परीक्षण के बारे में। मतलब कि आप अपनी खाद्य सामग्री को कैसे बचा सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले तरीका आपका आता है नमक और तेल का उपयोग करके, जिससे कि आपको सूक्ष्म जीवी की उसमें वृद्धि ना हो। फॉर एग्जाम्पल अचार, जब आप अचार बनाते हैं तो उसमें उसे बचाने के लिए आप उसमें बहुत सारा नमक और तेल डालते हैं, क्योंकि आपके सूक्ष्म जीव नमक और तेल वाले मीडियम में ज़्यादा नहीं उग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जैम खाते हो, जेली खाते हो, तो ये सारी मीठी चीज़ें होती हैं, इनमें चीनी डली हुई होती है। तो चीनी हम इसमें इसलिए डालते हैं कि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनमें ज़्यादा नमी ना हो, ठीक है। या तो नमी नहीं होगी उसमें तो उसमें सूक्ष्म जीव क्या होंगे, वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चीनी को भी परिरक्षण के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप दूध लाते हो तो दूध को आपकी मम्मी पहले उबालती हैं और उबाल के फिर क्या करती हैं, उसे ढक देती हैं। तो उबाल के क्या हो जाता है, उसमें जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, उन्हें वो मीडियम नहीं मिल पाता जिससे वो दोबारा ग्रो कर सके। लास्ट आपका पॉइंट है, खाने को सुरक्षित रखने के लिए हम वायुरोधी पैकेटों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लेज़ खाते हो तो लेज़ आपका क्या होगा, वो किस में बंद होता है, एक पैकेट में बंद होता है। आइए अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किण्वन मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपके दो तीन तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका, अगर आप चीनी में ईस्ट मिलाओगे जो कि कवक होता है, तो वो चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। किसकी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से। वैसे ही अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो उसके लिए आपकी मम्मी जो भटूरे का बेस बनाएगी उस मैदे में वो एक रात पहले ईस्ट मिलाकर रख देती हैं। उससे क्या होगा, ईस्ट मिलाने से आपका क्या होगा, अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जब आप सुबह देखोगे तो जो आपका मैदा होगा वो फूला हुआ होगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, आपके मैदे से अब खमीर बन गया है। क्यों, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। देखो बेटा, एंटीबायोटिक सीधे सीधे वो दवाइयाँ होंगी, वो औषधि होंगी जो आपके बैक्टीरिया को, जो आपके जीवाणुओं को मारने में काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, हमारे पास पेनिसिलिन है,
जो कि किसे मारेंगी, आपके जीवाणु को मारने में काम आएंगी। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की, मतलब टीकाकरण की, कि आपके वैक्सीन में ऐसा क्या होता है कि वो आपको रोगों को मारने के लिए एक क्षमता देती है। देखो आपके टीके में बेटा एक मृत अवस्था में, मरी हुई अवस्था में सूक्ष्म जीव आपके शरीर में डाले जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में, कि आपकी जो नाइट्रोजन होगी वो किस किस अवस्था में रहती है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो आपकी नाइट्रोजन होगी, मान लो आपकी नाइट्रोजन मिट्टी में है, ठीक है, तो मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में जो पौधे हैं वो उस नाइट्रोजन को ले लेंगे, और जब उन पौधों को कोई जानवर, कोई जंतु खाएगा तो वो नाइट्रोजन जंतुओं के अंदर चली जाएगी, और फिर वो जंतुओं के अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा, वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, जो आपके जंतु हैं वो मर जाएंगे, तो उनका जो उत्सर्जन है वो डिकम्पोज किस में हो जाएंगे, आपकी जो दोबारा आपकी किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से आपकी नाइट्रोजन मिट्टी में आ गई। पहला तो आपका चक्र ये है। दूसरा चक्र ये है बेटा, जब आपकी मिट्टी आपकी कहाँ पे उपस्थित है, जब आपकी नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में उपस्थित है, तो क्या होगा, वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन क्या किया जाएगा, उसे गैस में बदला जाएगा। ठीक है, तो जब मिट्टी से वो गैस में दोबारा बदली गई, उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन नाम से जानते हैं। तो जब वो गैस आपकी दोबारा कहाँ पे आ गई, दोबारा आपकी वायुमंडल में आ गई, आपका दोबारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से वो आपका दोबारा मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ये है कि जब आपकी मिट्टी में से वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन बदल रही है, और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ये है जब आपकी नाइट्रोजन वायुमंडल में से दोबारा मिट्टी में आ रही है। ठीक, जो आपकी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे आपका कौन लेगा, आपका जीवाणु, और नीले हरे रंग का जो शैवाल होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन से आपकी वायुमंडल से आपकी नाइट्रोजन ली जाएगी और उसे इस फॉर्म में बदला जाएगा जिससे कि आपकी मिट्टी उसे ले सके। तो ये पूरा आपका एक नाइट्रोजन चक्र था। I hope you guys have liked this video. If you do like it, do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.